हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल व्यूअर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट गणित की कार्यपत्रक संख्या 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे अभाज्य संख्याओं से। बच्चों, अभाज्य संख्याएँ कौन सी संख्याएँ होती हैं, आइए जानते हैं। ऐसी संख्याएं बच्चों जो या तो केवल स्वयं से या फिर एक से विभाजित हो सकती हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है बच्चों अभाज्य संख्याएं। राइट। तो जैसे कि संख्या नंबर 2 एक ऐसी संख्या है बच्चों जिसे या तो स्वयं 2 भाग कर सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है ये, या फिर 1 से, कोई और नंबर इसको विभाजित नहीं कर सकता। तो 2 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। ठीक है। अगला है बच्चों नंबर 3। नंबर 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि नंबर 3 केवल 3 से ही विभाजित हो सकता है और 1 से विभाजित हो सकता है। तो बच्चों वो सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित हों वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। नंबर 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, ये हमेशा याद रखना बच्चों। नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूँ नंबर 4 की, तो क्या नंबर 4 प्राइम नंबर है? क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि 4 बच्चों 1 से भी भाग हो सकता है, 2 से भी भाग हो सकता है और स्वयं 4 से भी। जबकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि या तो 1 से विभाजित हों या फिर स्वयं उस नंबर से, लेकिन ये संख्या 4 2 से भी विभाजित हो सकती है, इसीलिए 4 बच्चों अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। इसी तरह बच्चों अगला एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 5, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 केवल स्वयं से और 1 से विभाजित हो सकती है। इसी प्रकार बच्चों 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी वो संख्याएं बच्चों एंड सो ऑन। इसी तरह से बच्चों ये वो संख्याएं जो कि या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर 1 से। तो इसीलिए इन संख्याओं को कहा जाता है बच्चों अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों हम गुणनखंड के विषय में। गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि हमें दी हुई संख्या को उसको विभाजित कर सकती है। यदि दी हुई संख्या की मैं आपको एग्जांपल दूं 4, तो 4 के गुणनखंड हमें बनाने हैं। तो 4 के गुणनखंड कैसे बनाएंगे? सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू कर देंगे 2 से। 2 दूनी 4, फिर 2 से फिर भाग हो रहा है 2 एकम 2। तो ये 2 और 2, 2 गुणा 2, ये गुणनखंड हुए किसके? 4 के। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात थी गुणनखंड की। अब हम बात करेंगे बच्चों गुणनखंड वृक्ष की। गुणनखंड वृक्ष के बारे में बच्चों हम बाद में समझेंगे, पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे ये गुणनखंड वृक्ष आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों आपको यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 15,480। ये देखिए बच्चों इस एग्जाम्पल में संख्या आपको दी हुई है 15,480। अब इसका गुणनखंड वृक्ष हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? आइए देखते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या कर रहा है 15,480 को हमने ऐसे लिख दिया और उसके बाद इस तरह से हमने कॉलम बना दिया। उसके बाद सबसे छोटी संख्या से हम इसको भाग करना शुरू कर देंगे, जैसे 2 से। 2 से जब आप इसको भाग करोगे तो बच्चों क्या बनेगा? 2 सते 14, 2 सते 14, 2 चौ 8 और 0। फिर ये 2 से भाग होगा बच्चों, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 सते 14 और 0। और इसी तरह बच्चों ये भाग होता रहेगा। और आपको ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये देखिए आप, जैसे आपने 15,480 को 2 से भाग किया तो आपको मिला 7740। फिर इसको आपने फिर 2 से भाग किया, फिर आपको मिला 3870, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। फिर उसके बाद उसी तरह 2 से 3 से 3 से 5 से और लास्ट में संख्या जो बचती है भाग करने के बाद लास्ट में बचता है 43। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमने गुणनखंड किए 15,480 के जो हमने गुणनखंड किए वो हैं ये। और इन संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दें, जिस संख्या से हमने भाग की ये संख्या, उन संख्याओं को यदि हम दोबारा गुणा कर दें आपस में तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमें दी हुई थी। राइट। तो अब क्या करना है बच्चों इसमें? इसको हम लिख सकते हैं 15,480 को हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 43। मतलब ये संख्याएं को, इन संख्याओं को आपस में यदि गुणा कर दिया जाए तो हमें वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की घात 3, 3 2 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 2, 5 एक बार था तो 5 की घात 1 और 43 की घात 1। तो बच्चों हम इस गुणनखंड वृक्ष को
इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गुणनखंड के रूप में हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम एलसीएम की और एचसीएफ की। बच्चों किसी भी दी हुई संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एक छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर जो कि दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से भाग हो सकता है। मतलब जो संख्याएं हमें दी हुई हैं वो संख्याएं उस दिए हुए जो हम एलसीएम निकालेंगे उस एलसीएम को पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो कि दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दो संख्याएं दी हुई हैं 8 और 60, 8 एंड 60। तो इसका हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम के लिए बच्चों क्या करना होता है, हम पहले इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 8 और 60, 8 एंड 60। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 0, 2 3 जा 6 एंड 0। देन दोबारा ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा 30। इस तरह से ये देखो बच्चों, अब क्या ये दोनों नंबर लास्ट में जो बचे 2 एंड 15 क्या ये किसी एक नंबर से भाग हो सकते हैं? नहीं, किसी एक नंबर के पहाड़े में या टेबल में ये दोनों नंबर एक साथ नहीं आ सकते। तो इसीलिए बच्चों यदि इन्हीं संख्याओं को हम आपस में गुणा कर दें तो जो उत्तर आएगा वो इन दो संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। और जब आप इन संख्याओं को दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा आपका 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 120 संख्या ये है बच्चों एलसीएम किसका? 8 और 60 का। 8 एंड 60 का एलसीएम क्या हुआ? 120। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ आपको, ये वैल्यू आपको यहाँ पर बता भी है आपको यहाँ पर, ये देखिए एलसीएम ऑफ 8 एंड 60 वो क्या है? 120। इसी तरह बच्चों आप जो दी हुई संख्याएं होंगी उनका आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब बच्चों अब इसी संख्याओं का हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि इन दोनों संख्याओं को भाग कर सके। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे? जैसे बच्चों हमने एलसीएम निकाला ना, सेम वही काम करेंगे यहाँ पर हम। 8 एंड 60 यहाँ दोबारा लिख देंगे हम और सबसे छोटी से छोटी संख्याओं से भाग करना शुरू कर देंगे। जैसे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 0। फिर 2 से भाग हो रहा है 2 2 जा 4 एंड 15। तो बच्चों अब ये लास्ट की दो संख्याएं क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो सकती हैं? एक ही, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो इन दो संख्याओं को डिवाइड कर दे? नहीं। तो बच्चों जब तक आपको दिए हुए नंबर आप भाग कर सकते हो वहाँ तक के जो नंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है एचसीएफ। तो ये दो नंबर्स हैं ना आपके 2 × 2, ये होगा आपका एचसीएफ। तो 2 × 2 अर्थात 4 होगा एचसीएफ इस 8 का एंड 60 का, क्योंकि इस 2 और 2 के बाद कोई और एक ऐसा नंबर नहीं है जो लास्ट के बचे हुए नंबर को भाग कर सके। तो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही नंबर होता है जो कि दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या हुआ बच्चों? 2 × 2 मतलब 4। तो 4 इज़ द एचसीएफ ऑफ दिस गिवन नंबर। और नंबर क्या थे आपके? 8 एंड 60। तो इस तरह से एचसीएफ आपने निकाल लिया बच्चों 4 और एलसीएम आपने निकाल लिया 120। राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी था। अब बच्चों आपको एक छोटी सी थ्योरम आपको दी हुई है, एक छोटा सा आपको एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और वो ये होता है कि अगर आपको कोई दो संख्याएं आपको दी हुई हैं और यदि आपको बोला जाए कि आपको एचसीएफ भी दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? यदि आपको संख्या ए और संख्या बी दी हुई है और उन दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया हुआ है और फाइंड करना है आपको एलसीएम, तो कैसे करोगे? तो बच्चों इसके लिए ना एक सूत्र होता है, याद रखना हमेशा, कि उन दो संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा कर दें, ए × बी कर दें, तो वो उनका गुणनखंड हमेशा बराबर किसके होगा? एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या मिलेगी उस संख्या के बराबर। मतलब ए और बी का मल्टीपल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको हम लिखेंगे ए × बी बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले बेस पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप, इसमें जांच करनी है कि 12 की घात n में n की कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि ये पूरा उत्तर
उसका अंतिम अक्षर या अंतिम अंक 0 हो। मतलब 12 की घात n है, उस n की जगह हम कौन सा नंबर रखें जिससे कि इसकी पूरी वैल्यू, उसकी लास्ट जो अंक होगा उस वैल्यू का वो 0 हो। बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तरीका होता है, याद रखना इसके लिए भी, कि जब कोई दिया हुआ नंबर जिसकी घात, जैसे आपको दे रखा है 12 की घात n, तो हम 12 के गुणनखंड बनाएंगे पहले। और गुणनखंड कैसे होंगे इसके? 2 × 3। तो मतलब 2 की घात कितनी हुई? 2 × 3। तो बच्चों अब ये देखिए, इसके गुणनखंड में 2 की घात तो है लेकिन इसमें 5 फैक्टर नहीं है। मतलब इस संख्या 12 का जो गुणनखंड हमने किया वो निकला 2 × 3, लेकिन इसमें 5 इसका गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों जिस भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो संख्या, उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 12 की घात n में जब 12 के हमने गुणनखंड किए तो यहाँ पर हमने पाया कि 2 × 2 × 3 तो है लेकिन गुणा 5 नहीं है। तो 2 और 5 का फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। यदि 2 × 5 फैक्टर नहीं बन पा रहा किसी भी संख्या का, तो उसके अंतिम अंक, उसका 0 कभी नहीं हो सकता। अंतिम अंक उस अक्षर का, उस संख्या का 0 तभी हो सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 × 5 आए, लेकिन 12 के गुणनखंड में 2 × 5 कभी नहीं आते। अर्थात 12 की घात n में n की जगह कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 कुछ भी, कभी भी अंतिम अंक 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी आपको? तो बच्चों ये कंसेप्ट आज का इस वर्कशीट के द्वारा हमने समझ लिया है और मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार बच्चों आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोज़ को देख के, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपने बहुत अच्छे से देखी होगी और कंटेंट को समझा होगा। और बच्चों इनकी लिख लिख के जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में, उतना आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बच्चों।